एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिविल रैंकर्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में वो होगा क्रैशिंग, अपडेटिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है। अब क्रैशिंग, अपडेटिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये है, रिसोर्स एलोकेशन को ज़्यादा डीप में नहीं जाना अभी, रिसोर्स में जो ज़रूरत होगी वही बताऊँगा। ठीक है। तो क्रैशिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्रैशिंग होती क्या है, क्या करता है क्रैशिंग? कहता है रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ड्यूरेशन मतलब टाइम कम करना प्रोजेक्ट का। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं एक घर बना रहा हूँ, घर एक दो बंदे घर बना रहे हैं, ठीक है, एक घर जो है उसमें नॉर्मली काम हो रहा है, रोज़ सुबह आते हैं, ठीक है, लेबर आती है सुबह शाम काम करके चली जाती है, ठीक है, तो नॉर्मल काम चल रहा है, उसको लगे, जबकि घर हम कंडीशन ये ले रहे हैं कि दोनों सिमेट्रिकल एक टाइप के ही घर हैं, ठीक है। अब नॉर्मल काम हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, दिन रात काम चल रहा है, ठीक है, दिन रात काम चल रहा है, ठीक है, और एक के साथ मतलब साइमल्टेनियसली भी वर्क चल रहा है अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो कहता है कि जल्दी कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा ना। अब बनेगा तो जल्दी ये, बट इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा ना बनने में। क्यों? क्योंकि अब जो लेबर है, पहले लेबर की ले लेते हैं, लेबर जो है वो रात को काम करने का डबल पैसा ले लेगी, ठीक है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, बट क्या हो रहा है, टाइम तो कम हो रहा है ना। तो हमने यहाँ पे क्या है ना, क्रैशिंग करी। क्रैशिंग क्या हो गया, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं हम नॉर्मल रिसोर्स से, नॉर्मल काम से, एंड कॉस्ट इंक्रीज। कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, बेशक टाइम कम हो जाए। कहता है कॉस्ट बढ़ जाती है, बेशक टाइम तो कम हो जाता है, बट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, क्रैशिंग क्या आती है, टाइम, यहाँ पे टाइम आना है, टाइम जो होता है कम हो जाता है, कॉस्ट हो जाती है बढ़ जाती है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब टोटल कॉस्ट जो होगी प्रोजेक्ट की क्या होगी, इंक्रीज या फिर में इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये इंक्रीज नहीं आएगा, टोटल कॉस्ट जो प्रोजेक्ट की होगी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। ये नहीं आपको सोचना है, ये आप आगे जब पूरा पढ़ोगे फिर आपको आएगा, बट इसका याद रखना में इंक्रीज और डिक्रीज कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि जनरल क्या होता है, जनरली क्या होता है, आपको सिंपल क्या करना है, नॉर्मल कॉस्ट जो होगी वो क्रैश कॉस्ट से ज़्यादा होगी, ठीक है। नॉर्मल का कॉस्ट जनरली, नॉर्मल कॉस्ट जो होगी वो क्रैश कॉस्ट से ज़्यादा होगी। अब इसका कैसे पता चलेगा, एक सिंपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट स्लोप एक लेते हैं, ठीक है। ये किसके बीच में बनी, कॉस्ट और टाइम, ठीक है, ये टाइम आ गया, ठीक है, ये कॉस्ट आ गया, टाइम और कॉस्ट के बीच में। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ उसमें, मैं क्या कहता हूँ, ये जो है टी सी है क्रैश टाइम, ठीक है, क्रैश टाइम, और टी एन है नॉर्मल टाइम, जो नॉर्मल टाइम था, ठीक है। वैसे ही सी सी है क्रैश कॉस्ट और सी एन है नॉर्मल कॉस्ट। अब देखो ये क्या है, क्रैश कॉस्ट ज़्यादा है ना नॉर्मल कॉस्ट से, ठीक है, क्रैश टाइम कम है क्योंकि क्रैशिंग के बाद टाइम जो होगा वो कम हो जाएगा, और नॉर्मल टाइम ज़्यादा है, ठीक है, यहीं से पता चल रहा है। अब इसके में यहाँ से इसको मैं ऐसे करूँगा यहाँ से, ठीक है, तो ये एक पॉइंट पढ़ना है यहाँ पे, और एक यहाँ से मैं यहाँ से मैं क्रैश को क्रैश के साथ, क्रैश टाइम और क्रैश कॉस्ट को जोड़ूंगा, तो एक पॉइंट यहाँ बनेगा, और वैसे ही एक क्रैश नॉर्मल वो कॉस्ट को और नॉर्मल टाइम को मैं जोड़ूंगा, एक पॉइंट यहाँ बनेगा, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। और एक यहाँ से एक इस टाइप की एक बनती है, इसको बोलते हैं एक्चुअल कर्व, इस टाइप की बनती है, बट जो हमें ये जो इस यहाँ से इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन जोड़ेगी, इसको हम कॉस्ट स्लोप कहते हैं। अच्छा, ये निकलेगी कैसे कॉस्ट स्लोप, कॉस्ट स्लोप निकालने के लिए आप क्या निकालोगे, सबसे पहले कॉस्ट स्लोप निकली टैन थीटा से, ठीक है, ये आपको साइड बाद में बताता हूँ, सबसे पहले आप ये देख लो क्या आता है, क्रैशिंग कैसे होगी, सी सी माइनस सी एन, ठीक है ना, सी माइनस सी में से सी एन निकाला, ये आ जाएगा, ठीक है, और वैसे ही टी एन में से टी सी निकाला तो ये आ जाएगा, ये और ये, ठीक है, नॉर्मल याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो इसके ये वही है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, तो ये वही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि टैन थीटा, ठीक है ना, स्लोप निकालनी है ना, ठीक है, तो हमने ये सिंपल ऐसे रख दिया। अब क्या है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, ये कहता है सिंपल में लेता हूँ, ये क्या है 3 days, ठीक है, ये बन गए 3, मेरा एक कोई काम था सिंपल जो मैंने 5 दिन में करना था, ठीक है, 5 days में नॉर्मल टाइम था, ये नॉर्मल टाइम है,
ठीक है। बट मैंने क्या किया, इसको मुझे 3 दिन में चाहिए, तो मैंने क्रैश टाइम कितना हो गया सी, ठीक है, टी सी क्रैश टाइम, ठीक है, सॉरी क्रैश टाइम, हाँ टी सी। नेक्स्ट आ गया पैसा। पैसा क्या है मेरा, क्रैश नॉर्मल कैश यानी या कि नॉर्मल कॉस्ट मेरे लगना था 1000 रुपये, बट जब मैंने कम टाइम में ज़्यादा वो करे, रिसोर्सेज बढ़ गए, ठीक है, टाइम को किया, तो मेरा क्या आएगा, रिसोर्स ये रुपीज़ ज़्यादा हो जाएंगे, 1000 से ऊपर ज़्यादा पैसा लग जाएगा, तो मेरे को क्या आया सी यानी कि क्रैश कॉस्ट, ये ज़्यादा ही होगी, ठीक है। अब क्या है, फार्मूले के इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लगाएं तो क्रैश कॉस्ट पर डे की, ठीक है, कैसे निकालेंगे, 1600 यानी कि सी सी माइनस सी एन, 1600 माइनस 1000 अपॉन 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 600 अपॉन 2, दिस गिव्स 300 पर डे। ये क्या है, पर डे का है, ठीक है। 300 रुपया पर दिन मेरा एक्स्ट्रा लग रहा है पर दिन। तो कितने दिन मैंने कम किए, मैंने किए 5 थे ना, तो 5 में से मैंने 3 दिन में काम करना था, 3 दिन में इसको 5 दिन वाला काम 3 दिन में करना था, तो कितने दिन, 2 दिन मैंने कम किए, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, आया, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2 दिन की, 300 है पर डे, तो 2 दिन की कितनी हो जाएगी, 300 इंटू 2, 300 इंटू 2 यानी कि 600, तो 600 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगे, देखो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है, ठीक है, 600 एक्स्ट्रा लगे 2 दिन के। अब क्या है, मीन्स अगर 5 दिन वाला काम 3 दिन में करना है तो 2 दिन कम हुए, एंड इट्स कॉस्ट बिकम 300 इंटू 2 यानी कि 600 मोर। नाउ अगर 2 दिन में करना है तो 2 दिन में पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने पहले ही दे दिया 3 डेज़, ठीक है, 3 दिन में 5 दिन का काम 3 दिन में हो सकता है, इससे नीचे नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अब ये इसमें क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल सी चीज़ लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट, 2 टाइप की हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है, लेबर कॉस्ट डायरेक्टली है ना, जो लेबर को दे रहे हैं हम, इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है वो, ठीक है, और मटेरियल जो आ रहा है, ये मेन होंगे 3 डायरेक्ट में। अब इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ या फिर पूरा होल प्रोजेक्ट, कैसे आता है, अब इसमें भी 2 आ जाते हैं इनडायरेक्ट में, क्या आ जाते हैं, पहले ओवरहेड चार्जेस और आउटरेज चार्जेस। कहता है ओवरहेड चार्जेस क्या है, लॉस इन प्रॉफिट, कहता है अगर मुझे कोई प्रॉफिट होना था, अब उसका क्या होगा, मैंने सोचा था मैं एक काम करूँगा, किसका, स्लैब डालूंगा, स्लैब में मैं बचा लूँगा 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख बचाऊँगा, बट मैंने जब स्लैब डाली तो मेरे 80,000 ही बचे, ठीक है, तो कितना 20,000 जो है 20K मेरा लॉस हो गया, तो लॉस इन प्रॉफिट मेरा लाख का था बट 20K का मेरा नुकसान हो गया, तो वो किस में आ जाएंगे, इनडायरेक्ट हुआ ना, करके हुआ ना, डायरेक्ट थोड़ी ना। तो पेनल्टी, कोई पेनल्टी पड़ गई, अब मैं काम कर रहा हूँ साइट पे भाई म्यूनसिपैलिटी वाले आ गए, अच्छा कोई भी आ गए, कोई भी, ठीक है, उनको चुप कराने के लिए कुछ उनकी सेवा करनी पड़ी, ठीक है। डिले इन प्रोजेक्ट में डिले हो गया। अब डिले इन प्रोजेक्ट से, ठीक है, डिले इन प्रोजेक्ट में भी बहुत चीज़ें आती हैं, कैसे डिले प्रोजेक्ट हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब अगर टाइम लग रहा है, मान लो मैंने वहाँ पे क्या मिक्सर ला के खड़ा किया, अब मेरा 2 मिक्सर के पर डे के चार्जेस लग रहे हैं ना, अब मिक्सर के पर डे के चार्जेस अगर मेरे 100 रुपीज़ है मान लो, तो मेरा जो काम 10 दिन में होना था, यानी कि, ठीक है, 1000 रुपीज़ मैंने देने थे किसको, उसका रेंट, बट मैंने डिले हो गया प्रोजेक्ट में किसी कारण, तो 10 की जगह मेरे 25 डेज़ लग गया, तो मेरा 1500 एक्स्ट्रा चला गया ना, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा डिले इन प्रोजेक्ट। वैसे ही अलग अलग तरीका जो भी चीज़ होगी हमने लाई होगी, तो डिले इन प्रोजेक्ट से ये फ़र्क पड़ता है, ये इनडायरेक्ट है ना। अब आउटरेज चार्जेस क्या आता है, इंश्योरेंस करानी यार। अब जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे जो लेबर होती है उनके भी वो क्या करके रखते हैं, अब डैम बन रहा है या फिर कहीं टनल बन रही है, तो जितने भी उधर वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं, लेबर से लेके टॉप, बॉटम से लेके टॉप तक, मतलब एक लेबर से लेके टॉप लेवल का ऑफिशियल तक, जो सबका इंश्योरेंस कराती है कौन, कंपनी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क होता है किसको, लाइफ को, तो वो इंश्योरेंस जाता है ना। आउटरेज चार्जेस मेंटेन करने का, सर्विस के लिए, तो इन चीज़ों का जो होता है वो आउटरेज चार्जेस होता है। अब क्या रहा है यहाँ से, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज विद
प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, अब प्रोजेक्ट अगर बढ़ता जाएगा तो कौन सी कॉस्ट बढ़ेगी, इंटरेक्ट बढ़ेगी ना, ये थोड़ी ना बढ़ेगी। अब मेरे 10 दिन में मैंने काम करना था, मेरे 15 दिन लग गए, 5 दिन एक्स्ट्रा लग गए, 5 दिन काम ही नहीं हुआ, ठीक है ना, बीच में छुट्टी करने ने, एक एक दो दो छुट्टी करके टोटल 5 दिन छुट्टी। अब 5 दिन छुट्टी में मेरे लेबर थोड़ी ना लगेगी, ठीक है, मटेरियल थोड़ी ना यूज़ हो जाएगा, या इक्विपमेंट थोड़ी ना कोई काम होगा, ठीक है ना। तो डिले इन प्रोजेक्ट किसको इफेक्ट करती है, इंटरेक्ट कॉस्ट को। क्रैशिंग ऑलवेज डन ऑन क्रिटिकल पाथ, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। क्रैशिंग किस पे होती है, क्रिटिकल पाथ के ऊपर क्रैशिंग करते हैं। क्रिटिकल पाथ क्यों, क्योंकि क्रिटिकल पाथ पे सारे मैक्सिमम जो मेन एक्टिविटीज़ होते हैं सारे कवर करता है, तो उसी पे करते हैं। कहता है अब डायरेक्ट कॉस्ट कर्व, कहता है ये एक डायरेक्ट कॉस्ट कर्व अभी मैंने पीछे करा बनाया आपको, ठीक है ना, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है, और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अच्छा एक और है, इसमें वो देनी है, उसमें मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक सिंपल यहाँ पे इधर बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है। कहता है टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ क्या हो जाएगा, टाइम यहाँ पे आ जाएगा, ड्यूरेशन जिसको बोलेंगे, ठीक है, ड्यूरेशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट और ड्यूरेशन का ये ग्राफ बन रहा है। इसमें क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, टाइम के साथ साथ ही टाइम बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी ना, तो इसका कैसे आएगा, टाइम के साथ साथ इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ रही है, तो कैसा इसका वो आएगा, इस तरीके से, ठीक है, और डायरेक्ट कॉस्ट इस तरीके से, ठीक है, और टोटल कॉस्ट कुछ इस तरीके से। क्या है यहाँ पे, ये कौन सी आ गई, ये आपकी आ गई इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, कॉस्ट, ये आ जाएगी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, ये वाली, ये आ गई आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट, और ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट, ये आ जाएगा पूरा। अब इसमें क्या कह रहा है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, देखो टाइम के ड्यूरेशन के साथ पहले ये कम थी, फिर इसके साथ ये बढ़ी ना, ठीक है, यहाँ पे ये बढ़ी ना कॉस्ट, और ये डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो घटी, ठीक है, ये इस फॉर्मूले, इस पूरे ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और टोटल कॉस्ट का क्या है, टोटल कॉस्ट जो है उसका इस तरीके से बनेगा, ठीक है, टोटल कॉस्ट का कम भी हो सकती है, घट भी सकती है, वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको इंडायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ये है, ठीक है, ऐसे ग्राफ है, तो ये याद रखना है ग्राफ, इस ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, यहाँ पे एक कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, तो मैं वो भी आपको रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल पाथ, कहता है शॉर्टेस्ट पाथ इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, इसको हम शॉर्टर ड्यूरेशन नीडिड, इसको ये भी कहते हैं। लार्जेस्ट पाथ मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, लार्जेस्ट पाथ, ठीक है ना, मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग पास्ट है, ठीक है ना, टाइम कंज्यूमिंग पाथ है। फॉर द बिगनिंग टू एंड लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन परमिसिबल, ये रहने दो, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, कहते हैं की इवेंट्स इन प्रोजेक्ट लाइफ, क्या बोलते हैं इसको, माइलस्टोन में वो की इवेंट्स, अगर मैंने स्टार्टिंग में आपको कराया उसमें ये उसी का। गैंट चार्ट में क्या होगा, प्रोजेक्ट शेड्यूल, ठीक है, प्रोजेक्ट शेड्यूल दिखाया होता है। फिर आ गया क्रिटिकल पाथ मेथड, प्रोजेक्ट टाइम प्लान और प्रेसिडेंस नेटवर्क एनालिसिस, इसको क्रिटिकल पाथ मेथड को भी ये प्रोजेक्ट टाइम प्लान, इसको ये भी बोलते हैं, प्रेसिडेंस नेटवर्क एनालिसिस, इसको ये भी बोलते हैं, लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक, ये 3 तरीके के हैं भाई, ठीक है। बोल देंगे कि एक्टिविटी ओरिएंटेड कौन सा फॉलोइंग, तो उसमें क्रिटिकल पाथ देंगे ही नहीं, वो दे देंगे एक में लाइन बैलेंस मेथड या टेक्निक या प्रेसिडेंस नेटवर्क एनालिसिस या प्रोजेक्ट टाइम प्लान, तो आपको उधर पर्ट भी दिया होगा, ठीक है, तो उधर ये CPM होगा नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, उधर पर्ट लगा के आ जाओगे, ठीक है, याद रखना। ये भी मैंने आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बताया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, इसको मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये क्या क्वेश्चन में दिया होता है, DE प्रोसीड्स F, नेटवर्क बनाना है इसका, ठीक है, D और E जो है वो प्रोसीड कर रहा है, तो P से याद रखना है पीछे, DE प्रोसीड F है ना, तो DE प्रोसीड F किसके प्रोसीड के आगे जो चीज़ है, प्रोसीड F को प्रोसीड कर रहा है, F के पीछे, DE पीछे है F के, तो DE जो है वो पीछे है F के। वैसे ही अगर मैं बोलूँ, ठीक है, F फॉलो A, ठीक है ना, क्या है, हाँ इसमें F फॉलो A, तो F जो है A को फॉलो कर रहा है, तो मतलब आगे है F, तो ये है A,
तो यहाँ से मैं एफ, ठीक है ना, एफ फॉलो ए, ठीक है ना, फॉरवर्ड, फॉलो मतलब फॉरवर्ड, ठीक है, याद रखना ये इसका उल्टा, प्रोसीड्स है ना, और सक्सीड्स, सॉरी सक्सीड्स होगा यहाँ पे, प्रोसीड्स एंड सक्सीड्स, एफ सक्सीड्स, ठीक है, तो इसका याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन का क्या है, इसमें क्या है, कुछ ये क्वेश्चन आए हुए हैं बट ये इसको अभी करोगे तो थोड़ा सा हिल जाओगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, आपको याद रखना है रिसोर्स एलोकेशन क्या है, एनालिसिस बाय यूजिंग रिसोर्स यूसेज ऑफ प्रोफाइल या हिस्टोग्राम से, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी को करने में कौन से रिसोर्स रिक्वायर्ड एंड कितने रिक्वायर्ड, उसको हम रिसोर्स एलोकेशन कहते हैं। इसका जो मेन है इसका ये है, रिसोर्स इसमें दो आते हैं, रिसोर्स स्मूथनिंग, रिसोर्स लेवलिंग, टू क्रिएट यूनिफॉर्म रिसोर्स डिमांड, ठीक है, रिसोर्स की यूनिफॉर्म डिमांड होनी चाहिए एक चीज़, ठीक है। रिसोर्स स्मूथनिंग क्या कहता है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, अब इसको याद कैसे रखना है, इसके ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉइंट्स कहता है रिसोर्स लेवलिंग और स्मूथिंग। अब क्या रहा है, सबसे पहला आप इसको याद रखो, ये पॉइंट याद रखो, इसमें सिर्फ आपने ये पॉइंट याद रखना, बाकी हो जाएंगे। क्रिटिकल पाथ इसमें चेंज नहीं करते हम, किसमें, स्मूथनिंग में, स्मूथनिंग में क्रिटिकल पाथ चेंज नहीं होगा। अच्छा, इससे और इससे कैसे रिलेट है, जब क्रिटिकल पाथ चेंज नहीं होगा तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन नॉट चेंज, ड्यूरेशन भी चेंज नहीं होगी। अब इसका अपोजिट इसमें आ जाएगा, क्रिटिकल पाथ में चेंज हो सकता है, तो फिर भाई ऑब्जेक्ट ड्यूरेशन में चेंज, ऑब्जेक्ट की ड्यूरेशन भी चेंज हो सकती है, ठीक है। फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी, फ्लोट जो है एक्टिविटी की, यूज टू क्रिएट यूनिफॉर्म रिसोर्स डिमांड, यूनिफॉर्म डिमांड, तो इसमें क्या है, एक यूनिफॉर्म रिसोर्स डिमांड बन जाती है फ्लोट एक्टिविटी की, हम किस में यूज़ करते हैं, टू फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स डिमांड। तो इसको बस एक रटने वाली बात है, एक लिमिट बना लेते हैं, इसमें एक लिमिट बना लेते हैं, ठीक है, रिसोर्स की, और उससे ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 5-15 की लिमिट बना दी है, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, लिमिट बना दी ना, तो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ रिसोर्स, इसमें ये याद रखना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में, ठीक है। यहाँ ABCD एक साथ है, ठीक है, हम डिले करेंगे, ठीक है, ABCD इस टाइप में होगा ये, ठीक है, ये BC मिक्स है बीच में, ठीक है, A भी बीच में, C के बीच में थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। ये फ्लोट का है जैसे, ठीक है, फ्लोट इज़ रिलैक्स और डिले इन एक्टिविटी, ये मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है। अब नेक्स्ट करते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, ठीक है। ये कहता है प्रोजेक्ट कॉस्ट सेविंग कैसे करते हैं पैसा, ठीक है, वो कहता है स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ठीक है, फाइंड बेस्ट सोर्सेज विद लेस कॉस्ट, ठीक, एफिशिएंसी एंड प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स को हम हायर करते हैं, बेस्ट बिजनेस प्रोसेस, यूज़ ऑल्टरनेट मटेरियल, यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी से भी करते हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, भाई कितना कहाँ पे यूज़ हो रहा है उसको मॉनिटर भी तो करना है, नहीं तो सारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, ठीक है। तो अब आप ये बस आपने इसको रिपीट करते रहना है इसको, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्रैमिंग बहुत है इस सब्जेक्ट में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्रैम बहुत है। अभी तो ये फिर भी थोड़ा समझ आ रहा है बीच बीच में, अभी जब आगे एस्टिमेशन आएगी उसमें तो सिर्फ क्रैमिंग है, ठीक है, मैक्सिमम क्रैमिंग है उसमें, तो आपको ये सिर्फ रिपीट पे रखना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।